हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 66 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 56 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन सौंपती है। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसको सौंपती है? ऑप्शन 1 है राष्ट्रपति को, ऑप्शन 2 है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन 3 है लोकसभा को, ऑप्शन 4 है वित्त मंत्री को। तो आंसर जो हो जाएगा 3 सही हो जाएगा दोस्तों। लोकसभा को लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन सौंपती है। व्याख्या देखते हैं। लोक लेखा समिति की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत वर्ष 1921 में हुई, जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य तथा राज्यसभा से 7 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। टोटल सदस्य जो होते हैं 22 होते हैं दोस्त, उनमें से 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से नियुक्त किए जाते हैं। लोकसभा लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव समानुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से 1 वर्ष के लिए किया जाता है। इस समिति की रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। जो लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार होता है दोस्तों, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से 1 वर्ष के लिए किया जाता है। इसी प्रकार का जो चुनाव होता है वह राष्ट्रपति का चुनाव इसी पद्धति के द्वारा भी किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इस समिति की रिपोर्ट जो होता है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से एक सत्य नहीं है। निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से एक सत्य नहीं है, मतलब असत्य विकल्प आपको चुनना है। कौन सा असत्य है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 है यह विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन 2 है इसमें सर्वोत्तम विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है। ये भी सही है और ये भी, दोनों कथन सही है। यह योजनाओं एवं नीतियों का चुनाव नहीं करता, ये गलत आपका यह कथन जो है गलत है। ऑप्शन 4 है यह विवादों के समाधान की एक प्रक्रिया है, तो ये वाला सही है। तो गलत कथन चुनना था, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हमारा 3 सही हो जाएगा, 3 वाला गलत है। यह योजनाओं एवं नीतियों का चुनाव नहीं करता है, यह सत्य नहीं है। निर्णय में इसका चुनाव किया जाता है, योजनाओं एवं नीतियों का सही चुनाव किया जाता है। यहाँ पे दे दिया गया है नहीं, इसलिए ये कथन असत्य हो जाएगा, सत्य नहीं है। हमको सत्य नहीं, ये कथन असत्य खोजना था तो वही हो जाएगा। सावधानी पूर्वक सूझबूझ के साथ विभिन्न विकल्पों में से एक का चुनाव करने की प्रक्रिया को ही निर्णय की संज्ञा देते हैं। यह विवादों के समाधान की एक प्रक्रिया है जिसमें सर्वोत्तम विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है। दिए गए कथनों में कथन 3 जो है वह सही नहीं है, 3 जो है वह सही नहीं है। 3 नंबर 58 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अभिप्रेरणा का यह अत्यधिक लोकप्रिय सिद्धांत है। अभिप्रेरणा का एक अत्यधिक लोकप्रिय सिद्धांत कौन है मोटिवेशन का? ऑप्शन 1 है किथ डेविस का सिद्धांत, ऑप्शन 2 है मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत, ऑप्शन 3 है फ्रेडरिक टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, ऑप्शन 4 है मैकफायरलैंड का सिद्धांत। मैकफायरलैंड का सिद्धांत, तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, मैस्लो का आवश्यकता सोपान का सिद्धांत। व्याख्या देख लेते हैं।
मेस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत अभिप्रेरणा का एक अत्यधिक लोकप्रिय सिद्धांत है। यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे उन्होंने ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन ग्रंथ में वर्ष 1954 में प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत में मेस्लो ने मानव आवश्यकता के कई स्तर बताए हैं, जो इस प्रकार है: व्यक्तिगत आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, बौद्धिक आवश्यकता। तो जो मेस्लो थे उन्होंने एक पुस्तक 1954 में लिखा है और इस पुस्तक में मानव आवश्यकता के उन्होंने कई स्तर बताए हैं और इस पुस्तक का जो नाम है वह है ए क्यूरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ए क्यूरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नाम से उन्होंने 1954 में पुस्तक लिखी और उसमें जो है आवश्यकता के कई स्तर बताए हैं, जो इस प्रकार था: व्यक्तिगत आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, बौद्धिक आवश्यकता। आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन। भारत के जनगणना आयुक्त के कार्यालय का संबंध होता है। भारत के जनगणना आयुक्त के कार्यालय का संबंध होता है, किससे होता है ये बताना है आपको। ऑप्शन 1 है प्रधानमंत्री सचिवालय से, ऑप्शन 2 है लोकसभा सचिवालय से, ऑप्शन 3 है गृह मंत्रालय से, ऑप्शन 4 है वित्त मंत्रालय से। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 3 सही हो जाएगा, गृह मंत्रालय से। गृह मंत्रालय से भारत के जनगणना आयुक्त के कार्यालय का संबंध होता है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय के से संबंध होता है। वर्ष 2011 में 15वीं जनगणना की गई थी। 15वीं जनगणना कब हुई थी? तो वर्ष 2011 में हुई थी। दोस्तों 2021 में भी जनगणना होने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाई है। ठीक है। पहली बार जनगणना सन 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में कराई गई, जिसमें 1881 के बाद निरंतर 10 वर्षों के अंतराल पर जारी रखा गया। वर्ष 1949 के बाद से भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा जनगणना कराई जाती है। आगे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन। लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए कौन सा तार्किक उपयुक्त नहीं है? लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन 1 है वाद विवाद तथा बहस, ऑप्शन 2 है स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन 3 है अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन 4 है सदन से बहिर्गमन। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, सदन से बहिर्गमन। यह सही तरीका नहीं है, उपयुक्त तरीका नहीं है। लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए कौन सा सही तरीका नहीं है? तो वह कौन है? संसद से बहिर्गमन। ये सही तरीका नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए वाद विवाद तथा बहस, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, प्रश्नकाल, शून्यकाल तथा संसदीय समितियां आदि का प्रावधान निहित है, जबकि संसद से बहिर्गमन नियंत्रण का उपयुक्त तरीका नहीं है, बल्कि यह सदन के नियमों के खिलाफ होता है या सदन के नियमों का उल्लंघन होता है। आगे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन। संसद व्यवस्था में 0 आवर किस देश की देन है? संसदीय व्यवस्था में या संसद व्यवस्था में 0 आवर किस देश की देन है? ऑप्शन 1 है अमेरिका की, ऑप्शन 2 है ब्रिटेन की, 3 है भारत की और 4 है स्विट्जरलैंड की। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, भारत की। संसदीय व्यवस्था में 0 आवर भारत की देन है। व्याख्या देखते हैं। संसदीय प्रक्रिया में यह नवाचार भारत की देन है तथा यह 1962 में जारी अनौपचारिक साधन है, जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले को उठा सकते हैं।
शून्यकाल जो होता है वह 12 से 1 PM के प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1965 में हिंद पाक युद्ध के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? तो 1965 में हिंद पाक के समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उस समय पाकिस्तान का शासक कौन था, ये बताना है आपको। ऑप्शन 1 है याह्या खान, ऑप्शन 2 है JA भुट्टो, ऑप्शन 3 है सिकंदर मिर्जा, ऑप्शन 4 है अयूब खान। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, अयूब खान। व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान के शासक अयूब खान तथा भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। यह युद्ध अप्रैल 1965 से सितंबर 1965 तक चला। इस युद्ध का अंत संयुक्त राष्ट्र के द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के साथ हुआ तथा ताशकंद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ, जिसे ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर है। नीति निदेशक तत्व संविधान की किन धाराओं में निहित है या दिया गया है? नीति निदेशक तत्व संविधान की किन धाराओं में दिए गए हैं? तो ऑप्शन 1 है 29 से 50 तक, अनुच्छेद 36 से 50A तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 29 से 51 तक। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व को दिया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान किया गया है, जिसमें गांधीवाद, समाजवाद तथा उदारवाद विचारधाराओं को सम्मिलित किया गया है। आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन राजनीति विज्ञान में दार्शनिक सिद्धांत का प्रमुख उन्नायक है? इनमें से कौन राजनीति विज्ञान में दार्शनिक सिद्धांत का प्रमुख उन्नायक है? ऑप्शन 1 है जॉर्ज कैटलिन, ऑप्शन 2 है लियो स्ट्रास, ऑप्शन 3 है जॉर्ज सोबाइन, ऑप्शन 4 है नॉर्मन जैकबसन। ऑप्शन 4 जो है नॉर्मन जैकबसन है दोस्तों। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ये बताना है। आंसर जो आपका हो जाएगा 2 सही होगा, लियो स्ट्रास यह दार्शनिक सिद्धांत का प्रमुख उन्नायक हैं। व्याख्या देख लेते हैं। राजनीतिक विज्ञान में दार्शनिक सिद्धांत का प्रमुख उन्नायक लियो स्ट्रास हैं। जॉर्ज सेबाइन ने ऐतिहासिक सिद्धांत तथा नॉर्मन जैकबसन ने समन्वयवादी सिद्धांत दिया। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शासकीय विचारधारा की संकल्पना इनमें से किसका है? शासकीय विचारधारा की संकल्पना इनमें से किसका है ये बताना है। ऑप्शन 1 है पेरेटो, ऑप्शन 2 है माइकल्स, ऑप्शन 3 है मोस्का, ऑप्शन 4 है रॉबर्ट डाल हल। ऑप्शन 4 जो है रॉबर्ट डाल हल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, मोस्का। शासकीय विचारधारा की संकल्पना मोस्का की है। व्याख्या देख लेते हैं। शासकीय विचारधारा की संकल्पना मोस्का से संबंधित है। गीटानो मोस्का प्रथम विद्वान हैं जिन्होंने अभिजन तथा जनसमूह शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थों में किया। उनके अनुसार सभी प्रकार के शासन का नियंत्रण सदैव सम्राट वर्ग के हाथों में होता है तथा शासक वर्ग में कोई ऐसा गुण होता है जिससे समाज में सम्मानित व प्रभावशाली माना जाता है। आगे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किसने कहा था कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है? निम्न में से किसने कहा था कि राज्य का उद्देश्य समानता और स्वतंत्रता दोनों है? ऑप्शन 1 है लास्की,
ऑप्शन 2 है ग्रासलैंड, ऑप्शन 3 है हीगल, ऑप्शन 4 है ग्रीन। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों लास्की सही हो जाएगा। लास्की महोदय ने कहा था कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है। व्याख्या देख लेते हैं। लास्की के अनुसार राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है। वे सिद्धांत से समाजवादी थे तथा प्राकृतिक अधिकारों के हिमायती थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में मजदूर पार्टी की सरकार बनने के बाद सामाजिक क्रांति अभिलक्षित हो गई। इस संदर्भ में लास्की की कल्पना जन कल्याण राज्य सत्य हो गई। आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन। राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है। राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है। ऑप्शन 1 है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद के सभी सदस्यों द्वारा। तो आंसर हो जाएगा 2 राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा। व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। 2 नंबर, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। जो सभापति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। इस समय में उसके पास सभापति की सारी शक्तियां होती है। उपसभापति सभापति के अधीनस्थ न होकर वह सीधे राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन भारत के राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? इनमें से कौन भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? तो इसका तो आंसर सभी को मालूम होगा, बताइए। ऑप्शन 1 है जनता, ऑप्शन बी है संविधान, ऑप्शन 3 है संसद, ऑप्शन 4 है संसद और राज्य विधानसभाएं। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों जनता हो जाएगा। आपका प्रियाम्बुल जो है प्रस्तावना है उसमें ही कहा गया है कि जो है जनता में भारत की संप्रभुता निहित होती है। तो ये कहा है हम भारत के लोग, वहाँ से स्टार्टिंग ही है, मतलब जनता से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा जनता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार उद्देशिका में स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का आधार जनता है एवं इसमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता से प्राप्त हुई है। अर्थात भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत जनता ही है। आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर, इनमें से कौन देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? इनमें से कौन देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन 1 है राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 है कैबिनेट, ऑप्शन 3 है संसद, ऑप्शन 4 है सशस्त्र बल। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा कैबिनेट। आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट। कैबिनेट जो है देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। व्याख्या देखते हैं। सरकार के उच्च स्तरीय नेताओं के समूह को कैबिनेट कहते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री तथा राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत होते हैं। कैबिनेट अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण मंत्रियों का छोटा समूह होता है जो देश के शासन के संबंध में सारे महत्वपूर्ण मामलों का निर्धारण, नीतियों का निर्धारण और निर्णय लेता है। अतः कैबिनेट देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। 70 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? ये आपको बताना है। इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन 2 है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ऑप्शन 3 है यूनेस्को, ऑप्शन 4 है सेक्रेटरिएट। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनेस्को। यूनेस्को जो है अलग संस्था ही है, तो ये इसका अंग नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। व्याख्या, संयुक्त राष्ट्र का गठन 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ हुआ। वर्तमान में इसके 193 देश सदस्य हैं। इसमें शामिल सदस्य
जो शामिल संस्था है उसमें आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जबकि यूनेस्को इससे भिन्न है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्त वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे दोस्त आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग एकदम जी जान लगाकर लगे रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।